नमस्कार साथियों, आनंद स्टडी हब के इस छोटे से परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चेक योर सेल्फ प्रोग्राम के अगले सेशन को डिस्कस करेंगे तथा उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी हम अपना प्रकाश डालेंगे। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कारगिल टर्निंग द टाइड। कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ए महेंद्रपुरी, बी अनीता नैयर, सी चेतन भगत, डी दुर्जय दत्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए महेंद्रपुरी। ठीक, इनके आइए हम ऑप्शन पे फिर से एक बार नज़र डालते हैं। जो हमारा ऑप्शन है अनीता नैयर। अनीता नैयर की एक बुक है जिसका नाम है द बेटर मैन। ठीक। चेतन भगत की एक उपन्यास है हाफ गर्लफ्रेंड। इन्हीं की उपन्यास में मूवी भी बनी थी। और दुर्जय दत्त की एक उपन्यास है जिसका नाम है नाउ दैट योर रिच। नाउ दैट योर रिच। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मेटकॉफ, सी एटली, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी एटली। क्लाइमेट एटली जो थे वो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में भारत में नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में ही की गई थी। और लॉर्ड मेटकाफ इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, ये लॉर्ड मेटकॉफ को माना जाता है। ठीक, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? सीजीएल 2012 का एक क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है जी.बी. के राव, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है एल.एम. सिंघवी और ऑप्शन डी है बी.आर. मेहता। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बी.आर. मेहता। बी.आर. मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश के लिए भी जाना जाता है तथा एल.एम. सिंघवी जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए इन्हें जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है प्लांक, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है प्लांक। मैक्स प्लांक, इनको क्वांटम थ्योरी के लिए भी जाना जाता है और विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? ऑप्शन ए है गुर्दा क्षति तथा पीसीएल लकवा, ऑप्शन बी है निम्न रक्तचाप, ऑप्शन सी है रक्त अल्पता, ऑप्शन डी है जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी एड्रेनलिन इसका राइट आंसर है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था?
ऑप्शन ए है सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला हरदयाल। ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्स डॉग किस देश की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है क्यूबा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन सी स्वीडन। ऑप्शन ए नॉर्वे जो है, नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टोरटिंग, ठीक। ऑप्शन जो बी है डेनमार्क, डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फॉलकेटिंग, और जो क्यूबा है, ऑप्शन डी जो है क्यूबा की संसद को कहा जाता है पीपल्स पावर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी आने वाले कल के लिए। ये कथन किसका है, आपको बताना है ये कथन किसका है। भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर मंगल पांडे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे का ये कथन था, ये आज़ादी की लड़ाई गुजरे हुए कल से आज़ादी आने वाले कल के लिए। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ था। ये बैंकों का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए है 69वें, ऑप्शन बी है 55वें, ऑप्शन सी है 71वें, ऑप्शन डी है 61वें। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 61वें। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ऑप्शन सी जो 71वें हैं, 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन बी जो है 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा व मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है युद्ध में विजय के बाद निम्नलिखित में से किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है वो है बाबर ने खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक,
बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा गया 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय एवं बाबर के बीच 1528 में। घाघरा का युद्ध लड़ा गया या घग्घर का युद्ध लड़ा गया 6 मई 1529 में बाबर एवं अफ़गानों के बीच। ठीक, तो इस तरीके से आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फार्मोसा जलसंधि किनको किनको जोड़ती है। फार्मोसा जो जलसंधि है वो किनको किनको जोड़ती है। ऑप्शन ए है बेरिंग सागर को चुचकी सागर से। ऑप्शन बी है जावा सागर को हिंद महासागर से। ऑप्शन डी है चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से। ऑप्शन डी है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से। बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ती है उसका नाम है बेरिंग जलसंधि। जावा सागर को जो हिंद महासागर से जोड़ती है उसका नाम है सुंडा जलसंधि। और जो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है उसका नाम है मलक्का जलसंधि। ठीक, आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पटाना घास का मैदान कहाँ है। ऑप्शन ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्राज़ील, डी लंका। इसका जो डी ऑप्शन है लंका वो हमारा राइट आंसर है। आइए हम कुछ घास के मैदान और देखते हैं। देखिए टुंड्रा घास का मैदान है ये नॉर्थ अमेरिका में है ऊपरी भाग में, और प्रेरीज भी नॉर्थ अमेरिका में है। पम्पास साउथ अमेरिका में है। सवाना बेल्ट ये अफ्रीका में है। स्टेपीज और टुंड्रा एशिया में है। सवाना भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पम्पास भी ऑस्ट्रेलिया में है। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। गिरनार अभिलेख, एरन अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। ये भानुगुप्त से प्राप्त होता है। और ये जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो आज के प्रश्न जो 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती थी उन सारे प्रश्नों को हमने देखा तथा उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते थे हमने उस पर भी चर्चा किया। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी टाइम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।